नादरीन, बयानिया जो भी बनाया जाए उस बयानिए में एक चीज़ जो है वो रुकावट रहती है, वो इमरान खान है। और इस रुकावट को दूर करने के लिए एस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की है, लेकिन ये रुकावट दूर हो नहीं रही। आज मैं एक वीडियो देख रहा था, तकरीब रखी गई थी, उसमें एक बच्चा है छोटा सा, और वो तकरीर कर रहा था, बड़े शौक से सब लोग सुन रहे थे कि अचानक से वो बच्चे ने जो है ना वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर दिए। और जो स्टेज के ऊपर मुंतजिम मौजूद था उसकी दौड़े लग गई, वो भाग कर आया और बच्चे से माइक छीनने की उसने कोशिश की और उसके बाद वीडियो कट हो गई। अब सूरत हाल नाज़रीन ये है कि इमरान खान जिंदाबाद का नारा भी नहीं लगाया जा सकता, लेकिन बच्चे तो मन के सच्चे होते हैं और बच्चे ये जानते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है। अब इस बच्चे को भी गालियां दे रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो एस्टेब्लिशमेंट के टाउट्स हैं या कुछ सहाफ़ी हैं। हत्ता कि मुझे बड़ी हैरत हुई कि इस तरह की गंदी ज़बान जो है वो सहाफ़ी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। भाई एक छोटा बच्चा है, अगर उसने इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा दिया तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। पाकिस्तान में जमहूरियत है, कोई भी शख्स कोई भी नारा लगा सकता है, और अगर उसने ये नारा लगाया है तो ये इसकी चॉइस है, उसको ये इजाज़त दी जाए। आप क्या साबित करना चाहते हैं कि आप इस मुल्क में किसी बच्चे को भी बोलने की इजाज़त नहीं देंगे? क्या मुकम्मल तौर पे फ़िरौनियत लागू कर दी गई है इस मुल्क पे? ये बच्चे की जो आवाज़ है और बच्चे ने जो बात की है उससे ये आपको समझ जाना चाहिए कि चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर है, और एस्टेब्लिशमेंट जितनी जल्दी इस गंदी सियासत से अपने आप को बाहर निकाल लेगी उतना ही एस्टेब्लिशमेंट के लिए बेहतर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब आज अगर अपने उसूलों के ऊपर वापस आने की कोशिश करें, अव्वल तो उनके शुरू से उसूल रही कोई नहीं, लेकिन जो उसूल उन्होंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले जब वो अपोजिशन में थे उन्होंने कुछ उसूल बनाए थे कौम को दिखाने के लिए, सही। लेकिन मियां साहब आज भी वोट को इज्जत दो के बयानिए पे वापस आए तो मेरे समेत सारे पाकिस्तानी या वो लोग जो जमहूरियत पसंद है वो उन्हें सपोर्ट करेंगे कि ठीक है मियां साहब आए आप वापस, आप बैठें, आप इमरान खान साहब के साथ बैठें, बाकी लोगों के साथ बैठें और अपनी गलती तस्लीम करें, इस हुकूमत को छोड़ें, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं और एक नया मिसाक जमहूरियत करें जिसमें एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा के लिए सियासत से बाहर निकालकर फेंक दिया जाए। अब पिछले मिसाक जमहूरियत का आप लोगों ने जो हाल किया, यानी इमरान खान साहब को तो हुकूमत 2018 में आकर मिली ना, आपने तो पिछले मिसाक जमहूरियत को पहले ही तबाह कर दिया था जब आप काला कोट पहनकर अदालत में चले गए थे, जब आपने जबरदस्ती अदालत के जरिए से गिलानी को बाहर निकलवाया था, जब आपने धांधली करके 2013 में एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत बनाई थी। तो ये सारा कुछ आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को आपने पहले ही तबाह कर दिया था, आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, रवायती सियासी जमातें हैं, इमरान खान साहब को आप लोगों को मनाना पड़ेगा। और इमरान खान साहब जो हैं वो ये कई मरतबा कह चुके हैं कि पाकिस्तान की खातिर मैं दिल बड़ा करने के लिए तैयार हूं, मुझे अपने किसी मामले का बदला नहीं लेना, लेकिन पाकिस्तान को अगर आगे बढ़ना है तो एस्टेब्लिशमेंट की बेसाखियों के बगैर आगे बढ़ना होगा। हाँ, एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, जो काम है, वो उनसे लिया जाए और जो उनको ड्यूटी दी जाए वो ड्यूटी पूरी करें, लेकिन ये वो मुल्क नहीं चला सकते, मुल्क की तकदीर के फैसले वो नहीं कर सकते। इस मामले को खत्म करना पड़ेगा। नाज़रीन, इंतखाबात में धांधली के हवाले से एक सर्वे और हमारे पास मौजूद है रिपब्लिक पॉलिसी का, और वो ये कहते हैं जनाब कि ये सर्वे हमने करवाया लाहौर में कि 2024 के इंतखाबात में लाहौर के शहरी क्या समझते हैं कि धांधली हुई या नहीं हुई। सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या आप समझते हैं कि 2024 के इंतखाबात में 8 फरवरी को जो हुए उनमें धांधली हुई या नहीं हुई? तो लाहौर के 87% 87% शहरी ये समझते हैं कि 2024 में जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे उनमें धांधली हुई है। ये तो बेचारे मियां जावेद लतीफ साहब खुद कहते हैं कि हम तो इलेक्शन हार गए थे, हमें तो जबरदस्ती लाके हुकूमत में बिठाया गया है। यानी एक ऐसा आदमी भी है PMLN में जो खुलकर ये बात करता है, और इस बात पे मैं मियां जावेद लतीफ साहब को दाद देना चाहता हूं कि चलो उन्होंने खुल के बात तो की कि हम तो इलेक्शन सारे हार गए थे, हमें तो जबरदस्ती ये हुकूमत दी गई है। यही बात राणा सनाउल्लाह साहब भी इशारों में कर चुके हैं। PMLN के और बहुत सारे लोग भी ये बात करते हैं कि जनाब ये हमारे साथ ज्यादती की गई है, हम तो इलेक्शन हार गए थे, मियां साहब तो तकरीर किए बगैर वापस चले गए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन जीत गई थी, लेकिन फिर हमें बुलाकर जबरदस्ती हुकूमत हमारे हवाले कर दी गई। 87% लोग कहते हैं कि धांधली हुई है इंतखाबात में, सिर्फ 5% लोग कहते हैं कि नहीं हुई। अब ये 5% लोग कौन है? ये कट्टर कोई PMLN के लोग होंगे जिनको लगता होगा कि नवाज शरीफ साहब इलेक्शन ठीक जीते हैं या उन्हें हुकूमत ठीक मिली है। हालांकि जो इतलात आ रही हैं उनमें मुबैना तौर पर यह भी बताया जाता है कि नवाज शरीफ साहब के और यास्मीन राशिद साहबा के इलेक्शन में जब RO ने इनकार कर दिया कि वो धांधली नहीं करेगा तो उस पर मुबैना तौर पर तशद्दुद भी किया गया उस RO के ऊपर, और नया RO लाया गया, उसके ऊपर पैसा खर्च किया गया और फिर उस RO के जरिए से जाली फॉर्म 47 जारी करवाए गए जो इंतहाई ढीले किस्म के हैं। यानी नवाज शरीफ साहब को जब चाहे बाजू मरोड़ दें उनका, जब चाहे उन्हें कंट्रोल कर लें। 8% लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि जनाब हमें पता ही नहीं है कि धांधली हुई है या नहीं हुई।
लेकिन 87% एक बहुत बड़ा फिगर है जो इस सर्वे के मुताबिक ये कह रहा है कि लाहौर में धांधली हुई है। मरियम नवाज साहिबा नादरीन पहुंच गई हैं जापान के दौरे पर, और जापान का दौरा उनका तय था, काफ़ी अरसे से पता था कि ये जापान जाएंगी। अब जापान में मरियम नवाज साहिबा के 2 प्रोग्राम होने जा रहे हैं जिनके बारे में रोला पड़ा हुआ है। एक एम्बेसी के अंदर होने जा रहा है और एक कोई हॉल है जहां पे प्रोग्राम होना है। इन दोनों प्रोग्राम्स के लिए बड़ी अजीबोगरीब शराइत रख दी गई हैं वहां एम्बेसी और स्टाफ की जानिब से। यानी एक तो यह है कि एक बंदा जो इस प्रोग्राम में शिरकत करेगा, एक एक आदमी उसका पूरा बायोडाटा चेक किया जाएगा, उसका सारा रिकॉर्ड चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये आदमी किसी दौर में भी कहीं पे भी कोई एक पोस्ट भी इसने इमरान खान के हक में तो नहीं की हुई, और पूरी तसल्ली करने के बाद किसी भी शख्स को इस बात की इजाज़त दी जाएगी कि वो मरियम नवाज वाले प्रोग्राम में शामिल हो। अच्छा, दूसरा ये है कि जितने भी एम्बेसी का स्टाफ है, ये एम्बेसी अब एक नई जगह पे बनी हुई है। पहले जो एम्बेसी थी वो बड़ी कीमती जगह पे थी, बड़ी शानदार एम्बेसी थी। जरदारी साहब के दौर में एक स्कैंडल भी आया था इस पे कि इसको तब्दील कर दिया गया था। अब इनके घर भी अंदर ही है, जो एम्बेसी का स्टाफ है उनके घर भी अंदर ही है। और कुछ इतलात ये हैं कि जो एम्बेसी का स्टाफ है उनके लोगों को नए कपड़े पहना के और उनके साथ जो उनकी फैमिली के लोग हैं उनको बिठाया जाएगा मरियम नवाज के सामने, ताकि कोई शख्स कोई हरकत ना कर सके, कोई नारा ना लगे। एक शर्त यह रखी गई है कि कोई भी अपना मोबाइल फोन या कोई ऐसी डिवाइस नहीं लेकर आएगा जिससे रिकॉर्डिंग हो सके कि मरियम नवाज ने क्या कहा और सामने लोगों ने क्या कहा। इतने खौफ के आलम में ये लोग जापान के अंदर प्रोग्राम करने जा रहे हैं। और एक अजीबोगरीब बात आपको मैं बताता हूं, अभी तक जापान में किसी को नहीं पता कि वो हॉल कहां पे है जहां पे ये प्रोग्राम होना है। PMLN के लोगों से पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि मरियम नवाज ने जो एक प्रोग्राम करना है जापान में, जापान के अंदर जो ओवरसीज जापानी है, पाकिस्तानी शहरी जो ओवरसीज वहां रहते हैं जापान के अंदर, जो मरियम नवाज ने एक प्रोग्राम करना है वो हॉल कहां पे है जहां ये प्रोग्राम होना है। तो उन सब ने इनकार किया, उन्होंने कहा जी हमें भी नहीं बताया गया। यानी हमें अचानक बताया जाएगा, हम उस हॉल में पहुंचेंगे या कहीं से हमें इकट्ठा करके उस हॉल में ले जाया जाएगा, और कुछ बंदे पाकिस्तान से भी जापान पहुंचाए गए। ये भी मैं आपको बता दूं, कुछ लोग जो है पाकिस्तान से जापान पहुंचाए गए हैं जिन्हें ओवरसीज पाकिस्तानी बनाकर मरियम नवाज के सामने बिठाया जाएगा। अब आप अंदाजा करें कि इतना खौफ है इन्हें अवाम का। ये किसी भी मुल्क में, जापान जैसे मुल्क में ये अवाम का सामना नहीं कर पा रहे, तो ये कहां पे अवाम का सामना करेंगे। अब नाज़रीन, अब तक की सबसे बड़ी खबर, आलमी सतह पे डोनाल्ड ट्रंप की और प्यूटन की मुलाकात हुई है। और प्यूटन जब पहुंचे डोनाल्ड ट्रंप को मिलने के लिए, तो ये मुलाकात एक्चुअली जो टॉक्स होने जा रही हैं रशिया की और यूक्रेन की लड़ाई के हवाले से, ये उस हवाले से प्यूटन पहुंचा अमेरिका में, अलास्का, और साथ ही जो है वो भी आ रहा है, ज़ेलेंस्की भी आ रहा है मुलाकात करने के लिए, जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है। तो इन दोनों के बीच में ये मुलाकात होनी है। अब प्यूटन जब पहुंचा तो मैं थोड़ा सा मंजरकुशी आपके सामने कर दूं। डोनाल्ड ट्रंप खुद रनवे के ऊपर मौजूद था प्यूटन को रिसीव करने के लिए, और खासा चौड़ा वो एक रेड कारपेट है जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप मौजूद था। अब पता नहीं इन्होंने जानबूझकर किया या ये पॉलिसी है, जिस कारपेट को बिछाया गया प्यूटन के जहाज तक वो बहुत बारीक था, यानी वहां गलती की गुंजाइश बिल्कुल नहीं थी। जब आप जहाज से उतरते हैं तो आपको थोड़ा सा सिकनेस होती है ना जहाज से उतरने की। आप जहाज से उतरे हैं, अगर आप लोगों ने जहाज में ट्रेवल किया तो जब आप उतरते हैं तो थोड़ा सा आप उतने नॉर्मल नहीं होते जितने आप जमीन के ऊपर ट्रेवल करते हुए होते हैं। अगर आप गाड़ी में भी लंबा सफर करके जाएं तो आप जब उतरते हैं तो आपको 1 आधा 2 मिनट लगते हैं पूरी तरह से नॉर्मल होने में। अब ये जहाज से उतरते हैं, बिल्कुल बारीक कारपेट है, इसके ऊपर तो कैट वॉक ही करनी थी, लेकिन प्यूटन के ऊपर भी शाबाश है, वो उस कारपेट के ऊपर ऐसा बैलेंस जबरदस्त तरीके से चलकर आया, पूरा कॉन्फिडेंट वॉक की उन्होंने। और डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा क्लैपिंग की पहले, और फिर पहले हाथ बढ़ाया प्यूटन से मिलने के लिए, और प्यूटन ने आकर डोनाल्ड ट्रंप से हाथ मिलाया। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक तरीका है कि वो दूसरे का हाथ खींच के अपनी बगल में यहाँ लेकर आते हैं और उसको झटका झुटका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्यूटन ने बड़ी मजबूती से डोनाल्ड ट्रंप को हैंडल किया और बड़े कॉन्फिडेंटली दोनों ने वहां पे खड़े होकर बात की। तो इसमें एक तो अगर ये शरारत थी तो काम नहीं आई, प्यूटन की जो वॉक है वो बड़ी शानदार रही, बड़ी कॉन्फिडेंट रही, बहुत बारीक कारपेट के ऊपर भी वो बहुत ठीक चलते हुए आए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।